नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ट्यूब के जो वीकली सैटरडे संडे को मॉक होता है उसके प्रीलिम का जो मॉक हुआ था। ऑल इंडिया टेस्ट 16 रहा होगा मेरे ख्याल से, 16 या 17 उसके क्वेश्चंस की वो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके CPO, CHSL और CGL प्री के लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। उसमें मैंने DI के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि DI का आज लैपटॉप का एक की है वो काम ही नहीं कर रहा था, क्वेश्चन मार्क की नहीं काम कर रहा था, तो इस वजह से आपको वो DI के क्वेश्चंस मैं नहीं बना पाया हूँ, वो ऐड नहीं कर पाया हूँ। बाकी आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए प्रश्न देखिएगा, कहा गया गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% इज इक्वल टू 1 डिस्काउंट ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज। यानी कि 40% के 2 डिस्काउंट्स अगर दिए जाएं तो इक्वल डिस्काउंट मतलब रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या होगा। आपको पता होगा कि अगर 40% के 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, या मैं कहूँ अगर ऐसे इनडायरेक्टली आपसे कि x% के 2 रिजल्टेंट मतलब कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स दिए जाएँ या क्रमागत छूट दी जाए तो उनका रिजल्टेंट होता है x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, यही तो होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए तो 40 प्लस 40 80 माइनस 40 का स्क्वायर 1600/100 यानी 16 यानी कि 64%। यानी आपका रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना हो गया 64% का, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया C। ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं कि सर हमने 100 रुपये की कोई वस्तु थी उस पर पहले 40% का छूट देंगे। अगर 100 पे 40% का छूट यानी 40 रुपये दाम कम हो जाएगा, यानी अब दाम बचा 60 रुपये। 60 रुपये पे फिर 40% का छूट देंगे, 60 का 40% कितना हो जाएगा 24, यानी 24 फिर कम करेंगे यानी 36 हो जाएगा। यानी 100 की वस्तु अब 36 में बिक रही है, यानी कितने की कमी आई 64 रुपये की। तो कितने परसेंट की कमी आई 64% की। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ आरएस 25,000 यानी 25,000 रुपए को A, B और C के बीच में इस अनुपात में डिवाइड किया गया है तो आपसे कहा गया C कितने रुपए पाए गए हैं। C गेट्स कर लीजिएगा, ठीक है। C गेट सही है। कहा गया A, B, C के बीच में किस अनुपात में बांटा जाता है। A, B और C का अनुपात दिया गया, A 1/10 अनुपात में पाता है, B 1/6 अनुपात में पाता है और C 1/15 अनुपात में पाता है। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपको रियल अनुपात चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस भिन्न को पहले तो इंटीजर में बदलिए। इंटीजर में बदलने के लिए 10, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे जो कि एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60 से सब में गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4। अब आपका अनुपात आ गया A, B और C के शेयर का 6, 10 और 4। आपसे पूछा गया C कितना रुपया पाएगा, तो आपको पता है C कितना पाता है 4 रुपये आउट ऑफ 6, 10, 16, 4, 20, यानी कि 20 में से 4 रुपये पाता है, यानी 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5 हिस्सा पाएगा। 25,000 का 1/5 हिस्सा यानी 5,000 रुपये पाएगा। बताया गया कि एवरेज क्या होगा 222 से लेकर 250 तक की सभी सम संख्याओं का। अब अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए कि 222 प्लस 224 प्लस डॉट 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 प्लस 250, ठीक है। आपको सम संख्याओं का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है, या एवरेज बराबर कह सकते हैं सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की संख्या। अब अगर सम निकालना है 222 से लेकर 250 तक का, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 222 से 250 तक कितनी संख्याएं हैं। आप कहेंगे संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2, 2। तो आप कहेंगे कि अगर किसी संख्या का nवां पद यानी Tn कुछ ये दिया गया हो और पहला पद A हो, उनके बीच का अंतर D हो, तो Tn बराबर होता है, आज थोड़ा सा ब्रश में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी nth टर्म होता है A प्लस n-1 इंटू D, क्योंकि आज फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और फ़ोन मेरा ख़राब हो चुका है पहले। तो A प्लस n-1 इंटू D nth टर्म होता है, ठीक है। अब आपको पता है पहला टर्म इतना है D, यानी दो संख्याओं के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, और आपको पता है अंतिम टर्म इतना है। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, यानी आप कहेंगे पहला टर्म है 222 प्लस n-1 इंटू D, संख्याओं के बीच का अंतर 2 बराबर हो गया 250, ठीक है। यानी आपका 250 इधर चला जाएगा, यानी n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 222 में से 250 में से 222 घटेगा कितना आ जाएगा 28, यानी आपका हो गया n-1 इज इक्वल टू 14, यानी n बराबर हो गया 15, यानी ऐसी संख्याएं कितनी हैं 15। अब आपको समझ में आ गया कि 15 संख्याएं हैं, और आपको पता है कि अगर इनका हमें पता है एवरेज बराबर कितना होता है, एवरेज बराबर होता है सम बटे संख्याओं की संख्या। सम कैसे निकलेगा, 222 से लेकर 250 तक का अगर सम निकालना है तो आप कहेंगे कि अगर समांतर श्रेणी में सम निकालना है तो वो होता है n/2 इंटू A प्लस L डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n, कितना हो जाएगा n, यानी आपका हो जाएगा एवरेज अगर निकालना है तो n कट गया, यानी A प्लस L/2 हो गया। A प्लस L/2 का मतलब समझ रहे हो, अगर आपको
यहाँ से आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था, उसी चीज़ पे हम पहुँच गए कि अगर आपको पहली संख्या दे दी जाए 222, लास्ट टर्म दे दिया जाए 250 और कहा जाए इनके बीच की सभी संख्याओं का क्या निकालना है, एवरेज, तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, यानी 222 प्लस 250 यानी कि कितना हो गया 472 और बट्टे 2, 472 में 2 से भाग करेंगे तो 236। यानी अगर अब यहाँ तो आपने सीख लिया, अब आपके एग्जाम में आ जाए कि सर 212 से लेकर 280 तक की संख्याओं का एवरेज निकालो, तो आप कहेंगे 212 और 280 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 492, और इसको 2 से भाग कर देंगे यानी 246 इनका एवरेज हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, वही एवरेज हो जाएगा। बात बराबर। ये प्रश्न देखिएगा, कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 4x प्लस sin 4y इंटू tan 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई sin 4x माइनस sin 4y। अब आपको यहाँ पे दो फार्मूले जानने जरूरी हैं, एक तो sin a प्लस sin b या sin c प्लस sin d कहें, और sin c माइनस sin d। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 2 sin 4x प्लस 4y बाई 2 यानी 2x प्लस 2y इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी कि cos 4x माइनस 4y बाई 2 यानी कि cos 2x माइनस 2y। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है sin 4x माइनस 4y, तो sin c माइनस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c माइनस d बाई 2 यानी 2 sin 4x माइनस 4y बाई 2 यानी 2x माइनस 2y इंटू cos c प्लस d बाई 2 यानी 4x प्लस 4y बाई 2 यानी 2x प्लस 2y। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल में बचा आपका कितना बचा, tan 2x माइनस y, tan 2x माइनस 2y ये बच्चा। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ आज राइटिंग एडजस्ट करिएगा, देखिएगा यहाँ से आपका 2 कट गया, cos 2x माइनस 2y बटे sin 2x माइनस 2y, ये हो गया cot 2x माइनस 2y, और cot 2x माइनस 2y और tan 2x माइनस 2y ये कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा कितना sin 2x प्लस 2y cos 2x प्लस 2y, यानी आपका बचा कितना tan 2x प्लस 2y, कितना बचा tan 2x प्लस 2y, यानी आपका आंसर क्या हो गया डी। ये आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, x बराबर 0 पुट कर लेते, y बराबर कुछ वैल्यू पुट करके आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रिज्म का है, कहा कि द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक प्रिज्म है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और एरिया की अगर मैं बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है एरिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको एरिया निकल सकता है यहाँ से क्योंकि पेरीमीटर दिया गया है, और आपको हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया वॉल्यूम निकालना है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है पेरीमीटर बेस का कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू साइड बराबर 18, यहाँ से हमारी साइड निकल के आ गई 6। अब अगर साइड 6 हो गई तो आपका एरिया बेस का कितना हो गया √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी ये हो गया 9√3। और आपको पता है हाइट कितनी है 20, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 9√3 इंटू 20 यानी आपका हो गया 180√3। वॉल्यूम कितना आ गया 180√3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ गया। तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी थी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दूसरी चीज़ वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म के लिए। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द प्रेजेंट एज ऑफ सिमी एंड सीमा इज 5:4, यानी अगर मैं बात करूं सिमी की एज और सीमा की एज की तो ये अनुपात में किस अनुपात में है 5:4 के अनुपात में। अब कहा गया 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है, यानी 8:7 हो जाता है। कितने साल बाद 9 साल बाद, यानी 9 साल इसमें ऐड किया गया दोनों में, तो ये 8:7 के अनुपात में हो जाता है। तो कहा गया सिमी की वर्तमान आयु क्या है। अब अगर सिमी की वर्तमान आयु निकालनी है तो इसको कई तरीके से निकाला जा सकता है। एक ऐसे कि आप मान ले पहली 5x थी, एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ, पहले सिमी की एज अगर 5x हो गई तो सीमा की आयु हो गई 4x, इसमें 9 जुड़ा तो इनका अनुपात 8:7 हो गया। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 से इसमें गुड़ा 8 से इसमें गुड़ा कर दीजिए। 7 से अगर 5x प्लस 9 में गुड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा 35x प्लस 63, और ये बराबर कर दीजिए 8 से गुणा करिए, इधर हो गया 32x प्लस 72। अब एक साइड में ले आइए, यानी 3x बराबर हो गया आपका 9, यानी x बराबर हो गया 3। अब अगर x बराबर 3 हो गया तो आपसे पूछी गई सिमी की वर्तमान आयु, सिमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x, यानी 5 × 3 = 15 हो जाएगा,
ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको दिया गया 5:4 के अनुपात में आयु थी, अभी कितना हो गई 8:7 में, यानी अनुपात कितना बढ़ा 3, और 3 अनुपात आपको पता है 9 वर्ष के बराबर है, यानी 3 बराबर है 9 के, 3 बराबर अगर 9 के हो गया तो 1 बराबर 3 के हो गया, और सिमी की वर्तमान आयु आपने मानी थी 5, तो 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 15, ऐसे भी हो सकता था। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है, कहा गया वेयर ओ इज सेंटर, अब ए बी डायमीटर उस पर ओ कहा गया कि सेंटर है, एक्स वाई एक टेंजेंट है जो सी पॉइंट पे है, वृत्त क्या आपको दिख रहा होगा, ये वृत्त दिख नहीं रहा है लेकिन आप वृत्त मानना पड़ेगा, कहा गया ए सी एक्स एंगल जो है वो दिया गया 35 अंश, तो आपसे सी ए बी पूछा गया, ध्यान से देखिएगा मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ए सी एक्स आपको 35 अंश दिया गया, यानी दिस एंगल इज गिवन 35 अंश। आप एक चीज याद रखिएगा कि किसी वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं जीवा ए सी एक्स और स्पर्श रेखा एक्स वाई के बीच का जो कोण है 35 अंश, वो इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा, यानी हमारा एंगल ए बी सी हो गया कितना 35 अंश। आपको पता है ए बी डायमीटर है, ए बी व्यास है, ए बी व्यास हो गया तो कोण सी कितना हो जाएगा 90 अंश, क्यों, क्योंकि आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, अरे अकेले एक 90 हो गया, पूरा 180 अंश होना चाहिए, यानी इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, किसी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, सी आपको 90 मिल गया, ए और बी का योग 90 हो जाएगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है। अब अगर एक 35 हो गया तो दूसरे को 55 होना पड़ेगा, यानी आपका आंसर हो गया 55, बात बराबर। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाना है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 2 साइन 40 प्लस 140 बाई 2 यानी 180 बाई 2 यानी 90 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 यानी साइन 140 माइनस 40, 140 माइनस 40 कितना हो जाएगा 100, और 100 बटे 2 यानी 50 बटे, आपको पता है साइन 80 प्लस साइन 20 साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 साइन सी प्लस डी यानी 80 प्लस 20 100 बटे 2 यानी 50 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 80 माइनस 20 60 बटे 2 यानी कि 30, 2 से 2 कट गया, 90 की वैल्यू 1 हो गई, 50 से 50 कट गया, यानी हो गया 1 अपान कॉस 30, 1 अपान कॉस 30 कितना हो जाएगा 1 अपान कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका पहला आंसर ही सही हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, समझ आ गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे चलें, चलो चलते हैं। आ गया अगर x प्लस वाई का सम 3 हो तो आपसे वैल्यू पूछेगी x³ प्लस y³ प्लस 9xy। अब इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, y को 0 मान लो, y 0 हो गया तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x का क्यूब यानी 27 आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ x एंड y आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x प्लस वाई यानी मूलों का योग दिया गया, x माइनस वाई यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया गया, तो कहा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव रूट्स ऑफ x पावर 4 प्लस y पावर 4। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा जाता है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हर जगह सेम ही दिया गया है, देखिए इसकी जगह पे 14,641 ही दिया गया, यानी आपको बस सम ऑफ रूट्स निकालना है। अगर आपको कहा गया रूट्स x पावर 4 y पावर 4 है, यानी आपको निकालना क्या है x पावर 4 प्लस y पावर 4, बस इसके सिवा कुछ नहीं निकालना। आपको दिया गया है x प्लस वाई x माइनस वाई, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2√5 का स्क्वायर यानी 20, यानी आपका यहाँ से x² प्लस y² बराबर आ जाएगा 42। ठीक है, कितना हो जाएगा 42। अच्छा, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके मैं घटाऊँ तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4xy, और 4xy बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4xy बराबर हो जाएगा 64 में से 20 घट जाएगा यानी 44, यानी xy बराबर हो जाएगा 11। आपको पता है x पावर 4 प्लस y पावर 4 क्या होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता, हम कहेंगे जी क्या होता है, तो आप कहेंगे x² प्लस y² का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ x² y², वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपकी वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121, 42 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 84 और ये 1764 होता है, और माइनस इसमें से 242 घटाना है, तो 242 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1522, यानी आपको मूलों का जो
योग था वो 1522 आ गया, यानी यहाँ पे 1522 रखेंगे तो आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1522 इंटू एक्स। तो आपका एक ही ऑप्शन में 1522 दिख रहा है, उसी को मार्क करके आगे बढ़ जाइए बिना तेजू खां बने। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया था एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री 220 मीटर्स हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहा गया कि एक 220 मीटर टावर के ऊंचे भाग से और दो बिंदुओं जो एक ही साइड में स्थित है उनका कोण 30 डिग्री, यानी दिस वन इज 45 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री। आपको पता चल गया कि अगर ये 45 अंश है, ये 30 अंश है, अगर ये 30 अंश हो गया तो ये 220√3 हो गया, ठीक है। और अगर ये 45 हो गया तो ये भुजा बराबर हो गई, यानी ये 220 हो गया। आपसे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी इसके बीच की दूरी आपको पता है पूरा 220√3 है, इतना 220 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी 220√3 माइनस 220, जिसमें से 220 कॉमन ले लेंगे तो 220 इंटू √3 माइनस 1 बचेगा, यानी हो गया 220 गुणे 1.732 होता है। 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732, 0.732 में 220 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणे 7.32, यानी 22 सत्ते 154 और 6 160 के आसपास का आंसर, यानी 161.04 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 to 2000 विच व्हेन डिवाइडेड लीव्स रिमाइंडर 5। विच व्हेन डिवाइडेड बाई, आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई होगी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गई। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ, एक मिनट आप वेट करिएगा, क्वेश्चन में फिर से चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, कहा गया कि 1000 से लेकर 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 341 यहाँ पे विच व्हेन डिवाइडेड बाई 341 यहाँ पे कर लीजिएगा, यानी 341 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़। अगर कोई संख्या 341 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़ेगी, यानी वो संख्या हमारी 346 से डिविजिबल होगी। अब आप निकाल लीजिए 1000 से लेकर 2000 के बीच में 346 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो मैं अगर कहूँ तो आप कहेंगे 346 गुणे 3 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 346 गुणे 3 तो आपका आ जाएगा 3 छक्के 18, 3 चौको 12 1 13, 1038। 346 गुणे 4 करूँगा तो आपको एक संख्या मिल जाएगी। 346 गुणे 5 करूँगा तो एक संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं 346 गुणे 6 करूँगा तो आप कहेंगे 346 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 और 6 चौको 24 3 27, 6 3 18 2 20, यानी 2000 से बाहर निकल जाएगा, यानी ये नहीं आएगा। बाकी गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 तीनों संख्याएं आएंगी, यानी आपका आंसर कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3, यानी 3 संख्याएं हो गई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज 125 एंड 135 देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया कि तीसरे साल के लिए ब्याज 125 रुपये है और चौथे साल के लिए ब्याज 135 रुपये। तीसरे साल और चौथे साल कहा गया है, ना कि 3 साल और 4 साल। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरे साल के लिए ब्याज मिला 125 रुपये मिला, चौथे साल के लिए 135 क्यों मिला। आप कहेंगे क्योंकि CI पे था सर, तो 135 मिलना स्वाभाविक है, बढ़ के मिलेगा। क्यों बढ़ा, अगर मैं पूछूं क्यों बढ़ा तो आप कहेंगे CI लगा होगा इस ब्याज पे। कितने का CI लगा, आप कहेंगे अगर वो ऐसे नॉर्मल साधारण ब्याज होता तो तीसरे साल के लिए भी 125 मिलता, चौथे साल के लिए भी, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है इस वजह से 10 रुपये ज़्यादा मिला। ये 10 रुपये क्यों ज़्यादा मिला, क्वेश्चन अगर आपके मन में क्यों नहीं आएगा तो मैथ आप सीख ही नहीं सकते। 125 रुपये पे 10 रुपये ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि 125 रुपये पे जो भी रेट रहा होगा उससे ब्याज मिला होगा, यानी 125 रुपये पे 8% ब्याज 10 रुपये के बराबर। 125 का कितना प्रतिशत 10 के बराबर है, आप कहेंगे 8%। अगर मैं गिनती में पूछूं तो आप कहेंगे 125 का 8% 10 के बराबर है, यानी R की वैल्यू हो गई 8, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8। यानी आप कहेंगे 125 रुपये 135 रुपये हो जाते हैं कितने प्रतिशत की दर से, आप कहेंगे 8%, क्योंकि तीसरे साल इतना मिला था तो चौथे साल भी इतना मिलता है, लेकिन 125 पे कुछ रेट लग गया, इस मतलब 125 पे कुछ इंटरेस्ट मिल गया, इस वजह से 135 मिला। और 125 पे कितना इंटरेस्ट लगा कि 135 मिला, आप कहेंगे 10 रुपये, और 10 रुपये कितना परसेंट हो गया, 8%। ये प्रश्न देख लो, बड़ा मजेदार प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, कहा कि x² - 4x + 1 = दिस वन, तो आपसे दिस वन की वैल्यू पूछी गई। देखो अगर x² - 4x + 1 = 0 दिया गया तो आप कहेंगे x² + 1 = 4x हो गया। सिंपल भाषा में x से डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे x + 1/x = 4, ये भी सिंपल भाषा में। अगर मैं स्क्वायर कर दूं या हम कहें x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे इधर से 2 घट जाएगा इसके स्क्वायर में से, यानी ये 14 हो जाएगा। अगर मैं ये भी इस पर भी ना मानूं, मैं कहूँ सर x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा दो, यानी 194 हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
अच्छा, आप कहेंगे जब आपको इतना नॉलेज है तो आप ये क्यों नहीं कह देते x पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कहूँगा बिल्कुल भैया x पावर 8 कर दीजिए और फिर यहाँ पे 194 x पावर 4 बचेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, यानी ये बचेगा माइनस 194 x पावर 4 और 1 को इधर भेज दीजिए, यानी ये बराबर हो गया -1। अब आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, इसमें दोनों में कितना कॉमन ले लीजिए, या ऐसे करिए। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कि मैंने गलत तो नहीं लिखा। हाँ ठीक है, एकदम सही चल रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या कहूँगा कि सर इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कॉमन ले लो। x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा x पावर 8 माइनस 194 x पावर 4। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि इन दोनों में सर आप क्या कॉमन ले लो, 1/x कॉमन ले लो, तो 1/x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा x पावर 8 माइनस 194 x पावर 4, यही तो। यानी आप कहेंगे x पावर 8 माइनस 194 x पावर 4 कॉमन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और इंटू ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4, यानी -1 इंटू 4 यानी -4 आपका आंसर हो गया, अनासर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। आप कहेंगे लगाओ। कहा गया ए कैन पेंट ये हाउस इन 55 डेज, यानी ए 55 दिन में करता है। मैं प्रश्न को आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बी 66 दिन में कर सकता है और तीनों मिलके ABC मिल जाएँ तो 12 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए 55, 60 और 12 का एलसीएम लेके बैठिए तो 660 ले लीजिएगा। अब 660 अगर ए 55 दिन में करता है, एक दिन में 12 करता होगा, बी ऐसे 10 और तीनों मिलके कितना करते होंगे, 55 करते होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए 12 करता है, बी 10 करता है, तीनों मिलके 55, यानी ये दोनों मिलके 22 और सी मिल जाता है तो 55, यानी सी अकेले कितना करता है, 33। सी एक दिन में करता है 33, करना है 660, यानी कितने दिन लगेंगे, 20। बात बराबर हो गई, समझ आ रहा है ना। अरे ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में 660, यानी एक दिन में 55। ए और बी की वैल्यू रखिए 22, 55 में से घटेगी 33, यानी सी अकेले 33, 660 करने में 20 दिन। कहा कि 0.8% ऑफ दिस वन निकालना है। अब देखो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 0.8% को 0.8/100 लिख लो, 120% को 120/100 लिख लो और इंटू 5 के बाद 4 जीरो शांतिपूर्वक लगा दो। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 120 पंचे 600, 600 का 0.8 यानी कि 480 आपका आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये सेट ही बेसिकली बहुत सिंपल था। क्योंकि एक ट्रेडर जो है वो अपनी वस्तुओं को 45% ऊपर मार्क करता है, यानी 100 की वस्तु खरीदता है तो 145 मार्क कर देता है और क्या 20% का डिस्काउंट देता है। 145 पे 20% का डिस्काउंट यानी 29 रुपये का डिस्काउंट यानी 116 का भेजता है। तो आपसे कहा कि मार्केट प्राइस मतलब 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने % का प्रॉफिट होता है। उसकी CP थी 100, उसने सेल किया 116 में, यानी 100 पे 16 रुपये का लाभ, यानी कितने % का लाभ, 16 रुपये का। प्रश्न देखिएगा और फिर सुंदर सा प्रश्न, यही मुझे थोड़ा ठीक प्रश्न लगा था इसमें। क्योंकि इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, यानी ये समषटभुज है, साइड 12 सेंटीमीटर दी गई। कहा गया PQ एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ABCD एंड EF, ABCD और EF के मध्य बिंदु ये हैं। तो कहा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर मैं किसी रेगुलर हेक्सागन के अल्टरनेट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाऊं तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, अच्छा आपको साइड दी गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब अगर आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड चाहिए, अब अगर इसका एरिया निकालना है PQR का एरिया, तो आपको इसकी साइड चाहिए। साइड निकालने के लिए आप क्या काम करिए, मिला दीजिए। आपको पता है ये कोण 120 अंश होता है तो ये 60 हो जाएगा, ऐसे ये 60 हो जाएगा, यानी ये भी 60 हो जाएगा। यानी इसकी जितनी भी साइड होगी, ये 12 दी गई थी तो ये भी 12 हो गई, ये भी 12 हो गई। आपको पता है कि पूरा EF 12 है तो ER कितना हो जाएगा 6, ऐसे DQ कितना हो जाएगा 6, ये पैरेलल इसके हो ही गया। अब आप सिमिलरिटी लगा दीजिए, यानी आप कह सकते हैं 12/18 12 बटे इस वाले इसकी साइड यानी 12/x, 12 कट गया यानी x बराबर हो गया 18। अब आपको मिल गई साइड, कितनी मिल गई साइड, 18 मिल गई। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी मिल गई, 18। इसी की एरिया निकाली है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 18 हो उसकी एरिया क्या होगी, आप कहेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324। 4 से कटेगा 4 8 32, 4 1 9 4 यानी 81√3 एरिया हो जाएगा। समझ आ गया, आपका एरिया कितना हो जाएगा 81√3। यहाँ पे बी ऑप्शन सुंदर सा दिख रहा होगा। ये प्रश्न 150 बार मैं करवा चुका हूँ। कहा गया एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज इतना एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 km/h। हाउ मेनी मिनट्स, ये मीन्स नहीं मिनट्स है, डज द बस स्टॉप पर। मैंने आपको कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि अगर स्टॉप के बिना इतनी गति है, स्टॉप के साथ इतनी गति है, तो आपको क्या, अगर पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, तो आप क्या काम करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 60 में से 45 घटाएंगे 15, बटे में ज़्यादा वाला लिखेंगे 60 और गुणे 60 कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, यानी कितना मिनट, 15 मिनट।
देखिएगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर आप ना समझ पाएँ तो हो सकता है आपको इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक से करवाऊंगा, हो सकता है आपको सिंपल भी लगे। कहा गया 8 पेंसिल 5 कलम और 3 इरेजर का दाम 111 रुपये। आपको अगर ना मालूम हो तो पेन को कलम भी कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं 8 पेंसिल्स प्लस 5 कलम्स प्लस 3 इरेजर्स का दाम यानी मूल्य कितना है 111 रुपये। ऐसे दिया गया 9 पेंसिल्स प्लस 6 कलम्स प्लस 5 इरेजर्स का दाम कितना है, आप कहेंगे ये दिया गया 130 रुपये। आगे दिया गया 16 पेंसिल्स प्लस 11 कलम्स प्लस 3 इरेजर्स, इसका दाम दिया गया 221। तो आपसे पूछ लिया गया कि 39 पेंसिल्स 29 पेन्स यानी 29 कलम्स और 13 इरेजर का दाम कितना होगा, ये पूछा गया है आपसे। समझ आ रहा है? अब देखो, अगर आपको 13 इरेजर करना है तो आप इसको कई ट्रिक से सेट करके कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसमें 2 से गुणा करता हूँ और फर्स्ट वाले इक्वेशन को जोड़ देता हूँ। इसमें 2 से गुणा करें, 5 दूनी 10 और 3 13 इरेजर हो जाएगा। यानी आप कहोगे 9 दूनी 18 26 पेंसिल प्लस 17 कलम प्लस 13 इरेजर, और इसका दाम हो गया 260 प्लस 111 यानी 371। लेकिन क्या यही निकालना था, आप कहेंगे नहीं, यानी इतने का ही दाम, और इसमें आपको 29 कलम का निकालना था, आपने 17 का निकाला, यानी 12 कलम का दाम अभी और जोड़ना है। और प्लस इधर आपको पता है कि 39 पेन का निकालना था, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ आपको पता है कि 12 कलम का दाम इसमें और जोड़ना है, और प्लस 39 पेंसिल्स का निकालना था, आपने 26 पेंसिल का निकाला, यानी 13 पेंसिल्स का और निकालना है, इसमें जोड़ना है। आपको पता है कि 371 तो इतने का ही दाम आ गया, और इसमें 13 पेंसिल्स और 12 कलम्स का और जोड़ेंगे तो 371 से कम तो नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब आप देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं, सर मैं इसमें से इसको घटवा दूं, तो आप कहेंगे 16 पेंसिल्स में से 8 पेंसिल्स घटेंगे, यानी आपका हो जाएगा 8 पेंसिल्स प्लस 11 कलम्स में से 5 कलम्स घटेंगे, यानी 6 कलम्स, और इसका दाम हो जाएगा 110 रुपये। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका दूना कर दूं तो दूना करने पे एक चीज़ आपको मिल जाएगी, 8 पेंस प्लस 6 एक चीज़, हाँ ठीक है। अब यहाँ से आपको मिल गया 8 पेंस प्लस 8 पेंसिल्स प्लस 6 कलम्स का दाम कितना हो गया 110 रुपये। आपको इसमें अभी कितना जोड़ना था मेरे भाई, आपने कहा था 371, तो ये इतना हो ही गया, और इसमें आपने जोड़ना कितना था, यहाँ पे आपने देखा कि 13 पेंसिल्स और 12 कलम्स का दाम जोड़ना था। तो आप कह सकते हैं कि 371 में मैं अगर 110 जोड़ दूँ तो यानी 8 पेंसिल्स निकल जाएंगे, यानी 5 पेंसिल्स का दाम और जोड़ना है, और प्लस 6 कलम्स का दाम और जोड़ना है, 6 कलम्स का दाम और जोड़ना है, 5 पेंसिल्स और 6 कलम का दाम और जोड़ना है, यानी आपका रुपया कुल हो गया 481, और इसमें 5 पेंसिल्स और 6 कलम जोड़ना है, यानी 482 तो नहीं होगा। अब 2 ऑप्शंस बचे। अच्छा, आपको जोड़ना कितना है, 5 पेंसिल्स और 6 कलम्स का। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि 8 पेंसिल्स और 6 कलम का दाम 110 रुपये है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 5 पेंसिल्स प्लस 6 कलम का दाम 110 रुपये में से 3 पेंसिल निकाल के इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 पेंसिल है, 8 पेंसिल को मैंने 5P प्लस 3P लिख लिया, 3P को इधर ट्रांसफर कर दिया। और आपको जोड़ना कितना है, 5 पेंसिल प्लस 6 कलम, यानी इसमें और जोड़ दीजिए 481 में 110 माइनस 3P जोड़ दीजिए तो सबका दाम हो जाएगा, यानी 481 प्लस 110 यानी 581 माइनस 3P, यानी आपका आंसर 581 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 581 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 624 हो नहीं सकता, यानी आपका आंसर हो गया 546। तो आपका आंसर कितना हो गया 546। अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 पेंसिल का दाम हो गया कितना रुपया, 3 पेंसिल का दाम हो गया 35 रुपये मेरे ख्याल से, तो 1 पेंसिल का दाम निकल आएगा, या आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया 546। मतलब आपका आंसर तो आ ही गया, आप एक एक पेन, एक पेंसिल, एक इरेजर का दाम निकाल के और फिर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये उससे थोड़ी शॉर्ट अप्रोच पड़ी। ठीक है, फिर से आप वीडियो पीछे करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स।